नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लॉजिकल टॉक्स में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर विनय सांगवान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो इस बारिश के मौसम के बाद यानी जैसे ही मौसम का बदलाव होता है बहुत कॉमनली पाई जाती है। हम इस बीमारी के मरीज अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अस्थमा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा की, जिसे हम साधारण भाषा में दमा भी कह देते हैं। ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और रिवर्सेबल डिजीज है। जैसा कि ना इसके जो लक्षण हैं इनसे ही पता लग रहा है। क्रोनिक यानी लंबे टाइम से होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जो हमारे एयरवेज होते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं और जो फेफड़ों के आगे तक जो गैस का एक्सचेंज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और रिवर्सिबल कंडीशन होती है, यानी एक मेडिसिन दे के आप इसको ठीक भी कर सकते हैं, क्योरेबल भी होती है। इस कंडीशन में जो ब्रोंकियल ल्यूमन है, यानी ब्रोंकियल ल्यूमन आप एक एग्जांपल से आप ले सकते हैं कि जो जहाँ से जो एक एयरवे हो गया ट्रैवल करता है, तो एक सिलेंड्रिकल एक पाइप के शेप में होता है। जो इसके अंदर के जो स्पेस होता है जहाँ से हवा ट्रैवल करती है उसको ब्रोंकियल ल्यूमन कहते हैं। तो इसमें ब्रोंकियल ल्यूमन में इन्फ्लामेशन हो जाती है और जो हवा ट्रैवल करने का जो एक पाथ है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, इसीलिए इसमें सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाती है। इसमें क्या होता है, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारे इसका ब्रोंकियल जो एक पाथवे होता है उसमें टू सर्टेन स्टिमुलाई। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किसी स्टिमुलाई की तरफ हाइपर एक्शन करता है। जैसे स्टिमुलाई में हम काउंट करते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई पोलन्स हो गए, सर्टेन फिजिकल कंडीशंस होगी, जैसे पोस्ट वर्कआउट सिचुएशन होगी, कोई स्ट्रेस की सिचुएशन होगी। इसमें ये सब चीज़ें एक स्टिमुलाई का काम करते हैं जो ब्रोंकियोस्पाज्म डेवलप करता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो गया और ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो जाता है। और इस कंडीशन के ना कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें हम देखते हैं व्हीजिंग साउंड। जैसे ही मरीज सांस लेता है उसमें सीटी बजने जैसे लक्षण आते हैं, व्हीजिंग हम फील कर पाते हैं। सेकंड है डिस्निया, यानी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, जब भी पेशेंट सांस लेगा वो तकलीफ के साथ सांस लेता है। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट ब्रीथ, छोटी छोटी सांसें लेता है। जो उसकी पेशेंट की चेस्ट की जो कंडीशन है थोड़ा सा मीन्स आप कह सकते हो थोड़ी टाइट हो जाती है। और एक परसिस्टेंट कफिंग होती है, इसमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है। पेशेंट को खांसी वो कई बार ड्राई कफ भी हो सकती है और वो पेशेंट के साथ कभी कभी उसमें म्यूकस भी डेवलप हो जाता है। ये इसके कुछ लक्षण हैं और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है जो हम इसको ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा या फिर इसको दमा कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस। ये 3 स्टेजेस में डेवलप होता है। पहला, इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज। सेकेंड वन, हाइपर रिएक्टिविटी बिकॉज ऑफ सर्टेन स्टिमुलाइज। एंड थर्ड वन होता है इसमें ब्रोंकियोस्पाज्म की कंडीशन आती है। पहला हम देखते हैं इन्फ्लेम्ड एयरवेज। इन्फ्लेम्ड एयरवेज कैसे होते हैं नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में? अगर हम इसके जो ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइज देखते हैं तो जो नॉर्मल उनका स्ट्रक्चर होता है उनमें एक सिलेंड्रिकल आप स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिसमें बीच का पार्ट एक ल्यूमन हम काउंट करते हैं। इसके अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। नॉर्मल पेशेंट के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं एस्थमेटिक पेशेंट के, तो उसमें ये इन्फ्लेम्ड कंडीशन होती है। ये सर्टेन स्टिमुलाई जब इसमें आता है तो इसमें सेकंड स्टेज में एंटर कर जाता है, जिसमें ये हाइपर रिएक्टिव टुवर्ड सर्टेन स्टिमुलाई हो जाता है। कोई भी स्टिमुलाई जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, पोलन्स हो गए, कोई फिजिकल या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी ये स्टिमुलाई है इनकी तरफ जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाती है। पहले से ही इसका ल्यूमन नॉर्मल पेशेंट की बजाय, नॉर्मल आदमी की बजाय एक थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड होता है, लेकिन स्टिमुलाई का जो इफेक्ट होता है वो इसको और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, और ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसका ल्यूमन और भी आप यूँ कह सकते हैं नैरो हो जाता है। फिर ये थर्ड स्टेज में एंटर कर जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोस्पाज्म। इस कंडीशन में जनरली क्या होता है, और भी ज़्यादा नैरोइंग होने के बाद इसके ल्यूमन का तो गैसियस एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं। बहुत ऑक्सीजन का जो एक लेवल है वो डिक्रीज होने लग जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी करने के लिए कंटिन्यूसली जो पेशेंट है वो फास्ट ब्रीदिंग करने लग जाते हैं। ये इसकी 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। और अब आती है टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा की क्या क्या प्रकार हैं? पहला है एलर्जिक अस्थमा, दूसरा है नॉन एलर्जिक अस्थमा, तीसरा आ गया इसमें मिक्स्ड अस्थमा, चौथा है कफ वेरिएंट अस्थमा, पांचवा है इसमें नॉक्टर्नल अस्थमा। पहला अस्थमा जो एलर्जिक अस्थमा है वो एक हाइपर रिस्पॉन्स होता है सर्टेन
पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स की तरफ, जिसमें क्या आता है, अपने पोलन्स आ गए, सर्टेन एनिमल ऑर्डर आ गया, डस्ट पार्टिकल आ गया, ठीक है, इनकी तरफ जो एक हाइपर रिस्पॉन्स होता है उसके कारण होने वाला एक जो अस्थमा है उसको एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। तीसरा नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है कुछ इरिटेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इसमें हो गया एयर पोल्यूशन हो गया, एक्सेस ऑफ कोल्ड हो गया, एक्सेस ऑफ हीट हो गया, और इसके साथ साथ वेदर चेंजेस हो गए उसके कारण होने वाला एक्सेस ऑफ वर्कआउट के बाद कई बार ये सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद कुछ डिओड्रेंट या फिर कोई ऐसी चीजें होती हैं, कुछ इमोशंस हो गए जो एक इरिटेंट का काम करती हैं और एलर्जिक सिचुएशन या फिर अस्थमेटिक सिचुएशन को डेवलप कर देती हैं। तीसरा आता है इसमें मिक्स्ड अस्थमा, कि जिसमें दोनों ही लक्षण आते हैं और दोनों ही एक फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो हम कफ कफ वेरिएंट अस्थमा बोलते हैं इसको, जो लंबे टाइम तक सूखी खांसी, ड्राई कफ होते होते ये अस्थमेटिक कंडीशंस का में डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद आता है नॉक्टर्नल अस्थमा। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो इसके अस्थमा के जो लक्षण हैं वो रात में ज्यादा डेवलप होते हैं। अब आता है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ये बेसिकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन होता है इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स का, जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिस्क है ब्रोंकियल अस्थमा होने का। इनमें पहला होता है एयरबोर्न एलर्जेंट्स, जो हवा में जो एलर्जेंट्स होते हैं जो हम इनहेल करते हैं या हमारे जो एयरवेज होते हैं उनमें जाके एलर्जी क्रिएट करते हैं, एलर्जिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और जो आगे फर्दर चल के इन्फ्लामेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन एंड देन ब्रोंकियोस्पाज्म की कंडीशंस डेवलप करते हैं। देन आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कोई लंबे टाइम से अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है अपने को, वो भी आगे चल के एक ब्रोंकियल अस्थमा डेवलप कर सकता है। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करने के बाद भी कई बार हम देखते हैं ब्रोंकियोस्पाज्म डेवलप हो जाते हैं, जिसमें दमे जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत ठंडी हवा, इसमें सिचुएशन डेवलप कर सकती है। एयर पोल्यूशन और जो एक इरिटेंट्स हैं वो अगर हमारे एयरवेज में एंटर कर जाते हैं तब भी ब्रोंकियल अस्थमा जैसी सिचुएशन डेवलप कर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गया कोई और स्ट्रेस हो गया, वो भी हमने कभी देखा है कि हमारे सराउंडिंग्स में दमे जैसे लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। फिर कुछ GERD जैसी सिचुएशन होगी और कुछ फूड एलर्जीज होगी, कुछ मेडिसिन से अगर किसी को एलर्जी है, या फिर जिस तरह NSAIDs नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हम ले लेते हैं, उनके कारण भी हम देखते हैं कि हाँ भाई पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा जैसे सिचुएशंस डेवलप हो जाते हैं। कुछ एक्सट्रीम चेंजेस हो जाते हैं वेदर में, कभी सर्टेन एक टाइम के दौरान कभी बहुत तेज ठंड होगी, फिर गर्मी होगी, या फिर बारिश के बाद हम देखते हैं कुछ सिचुएशंस ऐसी डेवलप हो जाती हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा कर देती हैं, जो दमे की सिचुएशन डेवलप कर देते हैं। कुछ बुखार होते हैं पर्टिकुलरली, जिस तरह हे फीवर हो गया, या फिर कुछ और अदर कुछ बीमारियां होगी जिनके कारण एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक अस्थमा डेवलप हो जाता है। फिर इसके साथ साथ एक फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है इसमें। फैमिली हिस्ट्री के कारण भी आपको ब्रोंकियल अस्थमा की सिचुएशन डेवलप होने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होती हैं। अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। कोई भी एक ट्रिगर है वो हमारे एयरवेज में एंटर कर जाता है। ट्रिगर से हम कह सकते हैं कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी एलर्जेंट हो गया, इरिटेंट हो गया, या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह करने के और जो फैक्टर होते हैं उनके बाद क्या होता है, ये हमारे जो एयरवेज में जो ट्रिगर है वो एंटर कर गया, तो इसमें जो ब्रोंकियल वॉल है वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड होती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी मास्ट सेल्स जो मीडिएट रिस्पॉन्स कराती हैं, उसके बाद क्या इन्फ्लेमेशन और ज्यादा हो जाता है और स्टिमुलाई से उसका जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये दो फेज में चला जाता है, एक अर्ली फेज होता है, एक इसमें लेट फेज होता है। अर्ली फेज में क्या होता है, जो इसका ऑनसेट है सडन ऑनसेट होता है, 30 मिनट से लेके 60 मिनट में इसका ऑनसेट हो जाता है, जिसमें क्या ब्रोंकियोस्पाज्म की सिचुएशन आ जाती है और इसमें म्यूकस रिलीज होने लग जाती है, जो क्या करती है वेस्कुलर एडिमा क्रिएट कर देता है। और साइमल्टेनियसली अगर हम इसको देखते हैं कि लेट फेज में क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है वो पीक पे पहुंचता है 5 से 6 घंटे में। इन्फ्लामेशन हो गया, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी होगी, ये सब लास्ट में जाके ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज करती हैं। अल्टीमेटली करना दोनों ने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज है। उसके बाद क्या होता है, जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है, यानी जो लंग एल्वियोलाइज में जाके जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होना होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसमें क्या एयर ट्रैप हो जाती है, जो क्या करता है एयर की जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो करती है विजिंग साउंड डेवलप कर देती है, डिस्निया कर देती है, यानी उसमें पेशेंट क्या होता है सांस प्रॉपर नहीं ले पाता है।
कफिंग हो जाती है, चेस्ट है वो थोड़ा सा टाइट होने लग जाती है, और पेशेंट होता है उसकी जो ब्रीदिंग की जो एक स्पीड है वो बढ़ जाती है, यानी उसका जो ऑक्सीजन का जो प्रॉपर सप्लाई है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसी करके उसका जो सांस लेने की जो स्पीड है वो बार बार और ज्यादा हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, यानी इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स है। पहला है इसमें कफिंग रहेगी, इसमें खांसी आएगी, खांसी ड्राई भी हो सकती है, म्यूकस के साथ भी हो सकती है। फिर इसमें वीजिंग साउंड होती है, जो सीटी बजने जैसे एक लक्षण होते हैं वो आता है। डिस्निया आता है, इसमें सांस लेने में तकलीफ आती है, चेस्ट टाइटनिंग हो जाती है। इसमें क्या म्यूकस प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट को फटीग महसूस होता है, ठीक है, और इसमें शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो जाता है। इसको हम ऑक्सीजन हंगर भी कह देते हैं। जैसे पहले ही बताया कि हाँ भाई, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होना होता है लंग एल्वियोलाइज में, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और जो बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए सांस की जो वो एक वो है वो लेंथ छोटी हो जाती है, यानी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, और उसकी है ना जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक होता है सेंट्रल साइनोसिस होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे टंग होगी और कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स हैं वो ब्लू कलर के होने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लू कलरेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। फिर इसके साथ साथ मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, एक्सट्रीम एंजाइटी हो जाती है, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट की सिचुएशन में पहुंच जाता है पेशेंट। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही अधिक हम सीवियर मानते हैं, तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑन, और यूँ कह सकते हो जो सीवियरिटी ऑफ अस्थमा, हम इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला हो गया माइल्ड, दूसरा हो गया मॉडरेट, और तीसरा हो गया सीवियर अस्थमा। इन्हीं के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमें पेशेंट की कंडीशन का ध्यान रखते हुए, इसकी कैटेगरीज का ध्यान रखते हुए इसका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, और जहां भी जरूरत हो हॉस्पिटलाइजेशन की, तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन इसका कराना चाहिए। अब आती है डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अब ब्रोंकियल अस्थमा का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसमें पहला आता है मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टर पेशेंट से उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है। सेकंड आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसको फिजिकली एग्जामिन करता है, वेजिंग साउंड चेक करता है उसके, और जो भी सिम्टम्स वो शो करता है वो देखता है। तीसरा आता है इसमें एक स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके उसके ब्रोंकियल अस्थमा का हम जांच करते हैं। फिर आता है एक पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे उसकी पल्स और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल हमें पता लग जाता है। चेस्ट एक्सरे भी कराते हैं हम इसमें। चेस्ट एक्सरे से ये पता लगता है ऑब्स्ट्रक्शन किसी और रीजन से है, या कोई और, जिस तरह फेफड़े में कुछ और बीमारियां होती हैं उनमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उनके कारण है या फिर अस्थमा के कारण ही। और फिर कुछ एलर्जिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनसे सर्टेन जो भी पार्टिकल्स होते हैं, कोई खाने पीने का फूड आइटम्स होते हैं, उनसे किस किस से एलर्जी है ये हमें पता लगता है। ये इसके डायग्नोसिस के कुछ जरिए हैं जिससे हमें पता लगता है कि। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कि अस्थमा के मरीजों का मैनेजमेंट कैसे करना है। इनको हम प्राइमरीली 3 जोन में बांट देते हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन में वो पेशेंट होते हैं जिनमें इसके सिम्टम्स बहुत कम ना के बराबर होते हैं, और मरीज अपनी कैजुअल एक्टिविटीज़ यानी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है वो रूटीन में इजीली कर सकता है। सेकंड आता है येलो जोन। इसमें क्या होता है, जो रूटीन की डे टू डे लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हर एक्टिविटी नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ इसके अस्थमा के सिम्टम्स के उत्पन्न होने के कारण। तीसरा आता है रेड जोन। रेड जोन का जो पेशेंट है उसमें जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, जो क्विक रिलीफ मेडिसिन होती हैं वो प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्स नहीं देती हैं, तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो तीनों जोन के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को डिवाइड करके उनका मैनेजमेंट किया जाता है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा कैसे? पहली चीज़, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। अपनी तरफ से दवाइयाँ इसमें जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। इसमें 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। पहला हो गया शॉर्ट टर्म, यानी जो क्विक रिलीफ के लिए होता है। सेकंड आ गया लॉन्ग टर्म, जो लंबे टाइम तक मेडिसिन चलती हैं। ये आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, या जो ट्रीटमेंट वो बताता है, जैसे आपको गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसमें कुछ इनहेलेशन थेरेपीज होती हैं, कुछ ओरल मेडिसिन होती हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं। जो आपका डॉक्टर बताए उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है, ठीक है। और इस मौसम में होने वाली एक और बीमारी जो हम आपके आगे लेके आए, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।